हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की इंग्लिश प्रोज सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों इसके फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का। तो दोस्तों, जिसके लेखक अल्फॉन्स डॉडेट हैं। कौन है दोस्तों? अल्फॉन्स डॉडेट हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका द लास्ट लेसन दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ देखा जाए तो दोस्तों लास्ट मीन्स आखिरी या अंतिम होता है और लेसन मीन्स पाठ होता है। तो दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होगा आखिरी पाठ या फिर आखिरी अध्याय। ठीक है दोस्तों, जो आपका यह चैप्टर है यह दोस्तों एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, आपको इस चैप्टर से शुरू होने से पहले या करने से पहले आप लोगों को एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों इसमें दो देशों के बीच के युद्धों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसमें एक देश फ्रांस है और दूसरा प्रशिया है। तो दोस्तों, फ्रांस और प्रशिया में सन 1870 के दौरान युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। और दोस्तों, प्रशिया ने फ्रांस को हराने के साथ ही उसके दो जिले अल्सास और लॉरेन को कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, जो प्रशिया है वो उस समय एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों ये प्रशिया कह सकते हैं इसका विभाजन हो गया है, जिनमें दोस्तों जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया ये 3 भागों में ये बट गया है। और दोस्तों, प्रशिया और फ्रांस ये दोनों यूरोप महाद्वीप के देश हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि 7 महाद्वीप होते हैं, तो सबसे जो कह सकते हैं तो छठे नंबर का जो द्वीप यूरोप होता है उसी में 2 देश पड़ते हैं, फ्रांस और प्रशिया। ठीक है दोस्तों, इसमें वही बेसिकली कहानी है 1870 के युद्ध की, जिसमें क्या होता है प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। और दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक एम हेमेल हैं जो कि एक टीचर हैं, वहीं पर दोस्तों दूसरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्रेंच है दोस्तों वह कहानी को बता रहा है, अर्थात उसका वर्णन कर रहा है। एक तरह से दोस्तों वह कह सकते हैं जब वह स्टूडेंट था तो वह दोस्तों अपनी आत्मकथा बता रहा है। ठीक है दोस्तों, वह आखिरी क्लास जब उसका था तो उसके बारे में उसके साथ क्या घटित हुआ उसी का वर्णन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अध्ययन करेंगे अबाउट दी लेसन से। ठीक है दोस्तों, अबाउट मीन्स बारे में होता है, लेसन मीन्स पाठ होता है, तो पाठ के बारे में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फॉन्स डॉडेट नरेट्स अबाउट द ईयर 1870 व्हेन दी प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। तो दोस्तों, द लास्ट लेसन रिटन मतलब लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, बाय मीन्स के द्वारा, अल्फॉन्स डॉडेट जो कि द लास्ट लेसन के लेखक हैं। नरेट्स मीन्स व्याख्या करना होता है या वर्णन करना या बताना होता है दोस्तों। अबाउट मीन्स के बारे में। द ईयर मीन्स वर्ष होता है 1870। तो द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फॉन्स डॉडेट यानी द लास्ट लेसन या फिर आखिरी अध्याय या आखिरी पाठ अल्फॉन्स डॉडेट द्वारा लिखा गया है। नरेट्स अबाउट द ईयर 1870 जो वर्ष 1870 के बारे में बताता है या फिर वर्ष 1870 के बारे में वर्णन करता है। व्हेन द प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। व्हेन मीन्स जब होता है, द प्रशियन फोर्सेस मतलब प्रशिया के सैनिकों ने, है ना, अंडर मतलब के नेतृत्व में, अटैक्ड मीन्स दोस्तों आक्रमण किया, कैप्चर्ड मतलब कैप्चर मीन्स पकड़ना होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पकड़ने से मतलब कब्जा कर लिया। ठीक है, तो व्हेन दी प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क जब प्रशिया के सैनिकों ने बिस्मार्क के नेतृत्व में आक्रमण किया, एंड कैप्चर्ड फ्रांस और फ्रांस को कब्जा कर लिया या फ्रांस पर कब्जा कर लिया। तो आइए इसको एक बार पूरा देख लेते हैं दोस्तों। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फॉन्स डॉडेट यानी द लास्ट लेसन अल्फॉन्स डॉडेट द्वारा लिखा गया है। नरेट्स अबाउट द ईयर 1870 जो वर्ष 1870 के बारे में बताता है या फिर उसके बारे में वर्णन करता है। व्हेन द प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड जब प्रशिया के सैनिकों ने बिस्मार्क के नेतृत्व में आक्रमण किया, एंड कैप्चर्ड फ्रांस और फ्रांस पर कब्जा कर लिया।
द न्यू प्रशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। द न्यू प्रशियन रूलर, न्यू मतलब दोस्तों नए होता है, प्रशियन रूलर मतलब जो प्रशिया के शासक थे या फिर सम्राट थे या फिर राजा थे कह सकते हैं। डिसकंटिन्यू दोस्तों, कंटिन्यू मीन्स लगातार होता है, लेकिन यहाँ डिस लग गया है तो दोस्तों डिस लग गया तो इसका मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात उल्टा हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यू मतलब बंद कर दिया, अर्थात रोक लगा दी। द टीचिंग मतलब पढ़ाने को, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच भाषा का, इन द स्कूल ऑफ अल्सास यानी अल्सास के स्कूलों में, एंड लॉरेन। ये दोस्तों अल्सास और लॉरेन वही दो जिले हैं दोस्तों जिनको प्रशिया ने कब्जा कर लिया था, अर्थात उनको जीत लिया था। ठीक है दोस्तों। द न्यू प्रशियन रूलर्स डिसकंटिन्यू द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज यानी नए प्रशिया के नए शासकों ने अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में फ्रेंच भाषा को पढ़ाया जाना रोक दिया, अर्थात फ्रेंच भाषा की शिक्षा देने के लिए बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। द फ्रेंच टीचर, फ्रेंच टीचर मतलब जो फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक थे या फिर जो फ्रेंच के जो टीचर थे अर्थात अध्यापक थे, वर आस्क्ड मतलब कह दिया गया, टू लीव मतलब जाने के लिए, लीव मतलब दोस्तों छोड़ना होता है। तो द फ्रेंच टीचर वर आस्क्ड टू लीव यानी फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी भाषा के या कह सकते हैं फ्रांस के शिक्षकों को या टीचरों को वहाँ फ्रांस से जाने के लिए कह दिया गया। ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका जो मेन चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो आई स्टार्टेड, आई मतलब दोस्तों मैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया, आप लोगों को मैं बताया ना, इसमें जो एक लड़का है फ्रेंच करके वही अपनी कहानी बता रहा है दोस्तों। तो ये फ्रेंच के लिए यूज हुआ है। तो आई स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल मतलब विद्यालय के लिए, वेरी लेट मतलब बहुत देर से, बहुत विलम्ब से, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह। ठीक है दोस्तों। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, तो ग्रेट ड्रेड मतलब अत्यधिक होता है दोस्तों, ड्रेड मतलब भय होता है, स्कॉल्डिंग मतलब डांट पड़ने का या फिर फटकार पड़ने का। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। दोस्तों फ्रेंच वो है जो कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं विद्यालय के लिए काफ़ी विलम्ब से चला, या फिर मैं उस सुबह मैं विद्यालय के लिए काफ़ी देरी से रवाना हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, तो ड्रेड मतलब दोस्तों भय होता है, स्कॉल्डिंग मीन्स फटकारना या डांट पड़ना होता है। तो वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का अत्यधिक भय था। स्पेशली बिकॉज, स्पेशली मतलब दोस्तों खास तौर पर, विशेष रूप से, बिकॉज मीन्स क्योंकि एम हैमेल, एम हैमेल दोस्तों फ्रेंच के टीचर हैं अर्थात गुरुजी हैं। हैड सेड दैट मतलब कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब दोस्तों प्रश्न करना होता है, प्रश्न पूछना होता है, अस मतलब हम लोगों से अर्थात विद्यार्थियों से, ऑन पार्टिसिपल। तो दोस्तों पार्टिसिपल आप लोग पढ़े होंगे, ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं पोर्शन होता है। तो दोस्तों पार्टिसिपल मुख्यतः आपके क्या होता है, तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड, विशेष रूप से या खास तौर पे क्योंकि एम हैमेल हैड सेड, क्योंकि एम हैमेल ने हम लोगों से कहा था कि वह पार्टिसिपल पर या पार्टिसिपल से संबंधित हम लोगों से प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों इस बार इसको पुनः देख लेते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं विद्यालय काफ़ी विलम्ब से चला अर्थात काफ़ी लेट चला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि वह हम लोगों से पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, आई डिड नॉट नो, KNO दिया है दोस्तों, KNOW, नो मीन्स जानना होता है, द फर्स्ट वर्ड मतलब पहला अक्षर,
ठीक है दोस्तों, पहला शब्द कह सकते हैं। अबाउट देम मतलब उसके बारे में, मतलब पार्टिसिपल के बारे में। तो आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब मैं उसके अर्थात पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं जानता था, अर्थात मुझे पार्टिसिपल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो फॉर ए मोमेंट, मोमेंट मतलब दोस्तों क्षण होता है, पल होता है। तो फॉर ए मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए अर्थात कुछ समय के लिए। आई थॉट, थॉट मीन सोचा। रनिंग अवे मतलब दोस्तों भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग मतलब बिताने का, व्यतीत करने का। डे मीन्स दिन होता है। आउट ऑफ डोर्स मतलब घर से बाहर। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे मतलब कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए मैं घर से दूर भाग जाने और अपना समय घर से बाहर बिताने के बारे में सोचा। ठीक है दोस्तों। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, सो मतलब इतना या बहुत होता है, वार्म मीन्स गर्म, और ब्राइट मीन्स चमकीला या चमकदार होता है। तो दोस्तों मौसम की बात हो रहा है कि इट वाज सो ब्राइट, तो यानी मौसम बहुत ही गर्म, सो ब्राइट और बहुत ही चमकदार था, अर्थात मौसम बहुत ही गर्म और चमकदार था, अर्थात बहुत ही सुहावना मौसम था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो मौसम होता है या फिर टाइम होता है, इसके लिए हम आमतौर पे इट का यूज़ करते हैं नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, इस वजह से इट लगा है। द बर्ड्स वर chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं। the birds were chirping, तो birds मतलब पक्षी होता है ना, पक्षी जो थे। chirping मतलब दोस्तों चहचहाना होता है, अर्थात वही बोल रहे थे। at the edge, edge means किनारा होता है। of the woods मतलब जंगलों के या फिर कह सकते हैं वृक्षों के या पेड़ों के, है ना। एंड इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड मतलब दोस्तों खुले खेत में या खुले मैदान में कह सकते हैं। बैक मीन्स पीछे। ऑफ द सामिल, सामिल मतलब दोस्तों आरा मशीन होता है, जहाँ पे लकड़ियों की चिराई और कटाई की जाती है। द प्रशियन सोल्जर यानी प्रशिया के सैनिक वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब दोस्तों अभ्यास कर रहे थे। तो आइए इसको देख लेते हैं। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी पक्षी वृक्षों की या पेड़ों की शाखाओं पर या उसके किनारों पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और आरा मशीन के पीछे खुले खेत में या फिर खुले मैदान में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग मतलब प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. It was all much, all much मतलब दोस्तों all मतलब सभी होता है, much more मतलब बहुत ही अधिक अर्थात अत्यधिक। tempting मतलब दोस्तों लुभावना होता है, मनोहर होता है या आकर्षक कह सकते हैं। then मतलब की तुलना में। the rule फॉर पार्टिसिपल, तो रूल मतलब दोस्तों नियम होता है, पार्टिसिपल जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन दोस्तों ये आपका कंपैरेटिव डिग्री जहाँ तुलना किया जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, तो ये जो लड़का दोस्तों फ्रेंड जब वह कह रहा है इट वाज ऑल मोर टेम्पटिंग, यानी यह अर्थात यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों के बजाय या नियमों की तुलना में अत्यधिक आकर्षक या लुभावना था। अर्थात दोस्तों यह सब क्या, यानी चाहे मतलब पक्षी चहचहा रहे थे या फिर जो सैनिक कह सकते हैं कि अभ्यास कर रहे थे और जो मौसम सुहावना था, वो सभी पार्टिसिपल के नियम की तुलना में या नियम की बजाय उसे बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, तो हैड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब दोस्तों शक्ति या बल होता है। टू रेसिस्ट मतलब विरोध करने का या नियंत्रण करने का कह सकते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास नियंत्रण करने की या विरोध करने की शक्ति थी, अर्थात उसकी तरफ ये आकर्षित नहीं होता है ना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ मतलब तेजी से या जल्दी से, टू स्कूल मतलब विद्यालय के लिए चल दिया। आइए दोस्तों इसको एक बार पुनः देख लेते हैं कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब कुछ बहुत ही
कह सकते हैं आकर्षक था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल नियमों की बजाय। तो दोस्तों इसका पूरा हो जाएगा इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में या पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा बहुत ही मनोहर था, बहुत ही आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी, अर्थात उधर आकर्षित न होने की शक्ति थी, अर्थात मैं उधर आकर्षित नहीं हुआ। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से या फिर जल्दी से विद्यालय चल दिया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो व्हेन मतलब जब, आई पास्ट, पास्ट मतलब तो दोस्तों गुजरा, है ना, आगे बढ़ा। द टाउन हॉल मतलब सभागार। तो देयर वाज अ क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ होता है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, बुलेटिन बोर्ड मतलब दोस्तों सूचना पट होता है जिसमें सूचनाएं वगैरह लिखी जाती हैं विद्यालय के सामने, ठीक है दोस्तों। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार के पास से गुजरा, वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है दोस्तों। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार हाल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड अर्थात सूचना पट के सामने बहुत अधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the dropped, the order of the commanding officer। तो फॉर द लास्ट 2 years, लास्ट मतलब पिछला होता है दोस्तों, 2 years यानी पिछले 2 वर्षों से, आल मतलब सभी, आवर बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ मतलब दोस्तों बुरी खबर या दुखद समाचार, हैड कम मतलब आई थी, फ्रॉम देयर मतलब वहीं से अर्थात सूचना पट्ट से, ठीक है दोस्तों। द लास्ट बैटल मतलब लास्ट मीन्स खोना होता है, तो अर्थात खोए हुए युद्धों का समाचार, अर्थात हारे हुए युद्धों का समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब दोस्तों वैसे तो प्रारूप होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों होगा कि सेना में भर्ती संबंधी कानूनी समाचार या आदेश, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इसको। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ मतलब पिछले 2 वर्षों से हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से अर्थात सूचना पट से आई थी। और दोस्तों कैसी सूचनाएं आई थी? द लास्ट बैटल मतलब हारे हुए युद्धों का समाचार, द ड्रॉप मतलब सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी अधिकार, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, तो कमांडिंग मतलब दोस्तों सैन्य अधिकारी होता है, तो द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर यानी सैन्य अधिकारियों के आदेश संबंधी समाचार आए थे, ठीक है दोस्तों। आइए इसको पुनः देख लेते हैं कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं सभागार हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड अर्थात समाचार पट्ट के सामने काफ़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दियर मतलब पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए वहीं से अर्थात सूचना पट्ट से ही बुरी खबरें जैसे हारे हुए युद्धों का समाचार, द ड्राफ्ट मतलब सेना में भर्ती के कानून आदेश संबंधी समाचार या फिर कह सकते सेना में जबरदस्ती भर देने संबंधी अधिकार, क्योंकि दोस्तों पहले क्या था सिस्टम थोड़ा अलग था, है ना। तो द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर और सैन्य अधिकारियों के आदेश संबंधी समाचार वहीं से आए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, थॉट में सोचा, माई सेल्फ मतलब खुद से अर्थात स्वयं अर्थात मन में, है ना। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और मैं खुद से अर्थात मन में ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके हुए, ठीक है दोस्तों। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट मीन्स क्या होता है, मैटर मीन्स मामला, नाउ मीन्स अब। तो व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है या फिर अब क्या मामला हो सकता है कि वहाँ पे इतनी भीड़ लगी है। तो दोस्तों पहले क्या था कि जो बुलेटिन बोर्ड था तो पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज के समय में, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, सब लोग आसानी से जानकारी हासिल कर लेते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग दी बुलेटिन। तो देन मतलब तब, एज मतलब जैसे ही, आई हरीड मतलब तेजी से या जल्दी से, एज फास्ट एज मतलब जितना जल्दी हो सकता था, जितना तेजी से हो सकता था, आई कुड गो मतलब मैं जा सका या फिर मैं गया।
तो देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई, तब मैं उतना तेजी से गया जितना कि मैं जा सकता था, अर्थात मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वाज देयर, तो ब्लैक स्मिथ मतलब दोस्तों लुहार होता है, वाक्टर, ठीक है, तो कह सकते हैं वाक्टर उस लुहार का नाम था, हु मतलब जो, वाज देयर, तो द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वाज देयर, यानी कह सकते हैं वाक्टर नामक लुहार जो वहीं पर था, अर्थात बुलेटिन बोर्ड के पास ही था। विथ हिज अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस मतलब दोस्तों प्रशिक्षु होता है, तो प्रशिक्षु मतलब वो होता है दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति है, कह सकते हैं कि वो काम की जानकारी है उसके पास, तो जब कोई नया व्यक्ति उसके पास सीखने के लिए आता है तो उसे अप्रेंटिस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, प्रशिक्षु जिसे कहते हैं। तो रीडिंग द बुलेटिन, रीडिंग मतलब पढ़ रहा था, बुलेटिन मतलब समाचार पत्रों को, तो इसको आइए दोस्तों पुनः देख लेते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, ठीक है दोस्तों, तब मैं जितना जल्दी हो सकता था मैं आगे चला, अर्थात आगे बढ़ गया। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वाज रीडिंग, तो वाक्टर नामक लुहार जो वहीं पर अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पत्रों को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड मतलब दोस्तों बुलाया, आफ्टर मी उसने मुझे पीछे से पुकारा या बुलाया। क्या कहा उसने दोस्तों, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तो डोंट गो सो फास्ट मतलब इतना तेज, ठीक है दोस्तों, बब से मतलब है दोस्तों लड़के से मतलब है, तो डोंट गो सो फास्ट बब यानी लड़के इतने तेज मत जाओ। यू विल गेट मतलब दोस्तों उसे पाना होता है, अर्थात पहुंच जाओगे। योर स्कूल मतलब अपने विद्यालय में, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मतलब दोस्तों अधिक होता है, टाइम मीन समय, तो डोंट गो सो फास्ट बब यानी लड़के इतने तेज मत जाओ। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी तुम्हें स्कूल पहुंचने में काफ़ी समय है, अर्थात तुम्हें स्कूल पहुंचने में भी बहुत सारा समय है, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath, तो I thought मतलब दोस्तों मैंने सोचा, ही मतलब वह जो दोस्तों वाक्टर था है ना, ब्लैक स्मिथ था, तो was making मतलब दोस्तों बनाना होता है, फन मतलब मजाक कर सकते हैं, मी मतलब मेरा, ठीक है, तो I thought he was making fun of me मतलब ये जो लिटिल फेंज है वो कह रहा है I thought he was making, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था या फिर मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, है ना, तो लिटिल मतलब छोटा सा, गार्डन में बगीचा होता है। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ मतलब दोस्तों ऐसे सांस होता है, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हांफते हुए। तो आई थॉट ही वाज, मैंने सोचा कि वह अर्थात जो वाक्टर है वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड आई रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम हेमेल अर्थात अपने गुरुजी के छोटे से बगीचे में हांफते हुए पहुंचा, अर्थात जल्दी जल्दी पहुंचा, ठीक है दोस्तों। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यूजुअली मतलब दोस्तों आमतौर पे या फिर साधारणतया, व्हेन स्कूल बिगैन जब विद्यालय प्रारंभ होता था या शुरू होता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बसल मतलब दोस्तों अत्यधिक शोर हल्ला गुल्ला, विच कुड बी हर्ड जिसको सुना जा सकता था, आउट मीन्स बाहर, इन द स्ट्रीट मतलब गली होता है। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, तो सामान्य तौर पर या फिर आम तौर पे जब विद्यालय शुरू होता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बसल यानी बहुत अधिक अफरा तफरी या शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट जिसे गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी ओपनिंग मतलब दोस्तों खोलना होता है, क्लोजिंग मतलब बंद करने का, यानी मेज़ों को खोलने और बंद करने की आवाज़ को। लेसन रिपीटेड, रिपीट मतलब दोहराना होता है। यूनिजन मतलब दोस्तों एक साथ या फिर समेत स्वर में। वेरी लाउड मतलब बहुत जोर से, बहुत तेज तेज। विथ आवर हैंड्स मतलब अपने हाथों को। ओवर आवर ईयर, ओवर मतलब ऊपर होता है, आवर ईयर मतलब अपने कानों के ऊपर हाथों को रख करना। अंडरस्टैंड मतलब अच्छी तरह से, बेटर मतलब अधिक, उससे अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं पुनः दोस्तों। और आगे ये दिया है दोस्तों, एंड द टीचर्स, और टीचर मतलब अध्यापक का, गुरुजी का। ग्रेट रूलर, ग्रेट मतलब विशाल हो जाएगा यहाँ पे। रूलर्स मतलब दोस्तों पैमाना या छड़ी से संबंधित है, तो उनका जो विशाल पैमाना या छड़ी था। रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मतलब दोस्तों पटकने की आवाज़ को, ऑन द टेबल मतलब मेज पर।
तो आइए इसको एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, आमतौर पे जब विद्यालय प्रारंभ होता था तो देयर वाज ए ग्रेट बशल, तो अत्यधिक अफरा तफरी होती थी अर्थात बहुत अधिक शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गलियों में सुना जा सकता था। अब दोस्तों कह रहे हैं कौन कौन सी आवाज़ को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्कों अर्थात मेज़ों को खोलने और बंद करने की आवाज़ को। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स, पाठों को बहुत अच्छी तरह से या अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए अपने हाथों को कानों के ऊपर रख कर बहुत तेज अर्थात जोर जोर से एक साथ दोहराने की आवाज़ को सुना जा सकता था। एंड द टीचर ग्रेट रूलर्स रैपिंग, और अध्यापक के विशाल पैमाने या फिर विशाल छड़ी को मेज पर पटकने की आवाज़ को भी गलियों में सुना जा सकता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ हैंड्स ओवर आवर ईयर, आपका जो यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होगा ना, टू स्टैंड बेटर मतलब और अच्छे तरह से अर्थात अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा टू अंडरस्टैंड बेटर मतलब और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर मतलब अपने हाथों को कानों के ऊपर रख कर बहुत ज़ोर ज़ोर से एक साथ दोहराने की आवाज़ को गलियों में जो सुना जा सकता था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, बट मीन्स लेकिन नाउ मतलब अब होता है, इट वाज सो ऑल स्टिल, स्टिल मतलब दोस्तों यहाँ शांत होगा, तो बट नाउ इट वाज ऑल, लेकिन अब सब कुछ शांत था अर्थात बहुत अधिक शांति थी। अर्थात उस दिन दोस्तों बिल्कुल जो कह सकते हैं परिदृश्य था उस दिन चेंज था अर्थात बदला हुआ था, ना तो अफरा तफरी थी ना तो कोई अपने बेंचों और कह सकते हैं डेस्कों को खोल रहा था, है ना, तो उस दिन बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सेन, तो आई हैड काउंटेड, काउंटेड मतलब दोस्तों ये भरोसा या विश्वास होता है, तो आई हैड काउंटेड मतलब मुझे भरोसा था ऑन दी कमोशन, कमोशन मतलब दोस्तों शोरगुल या हल्ला गुल्ला, तो टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग, विदाउट मतलब के बिना, सीन मतलब देखना होता है, तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन मतलब मुझे विश्वास था या मुझे भरोसा था कि शोरगुल के बीच मैं बिना किसी के देखे अपने मेज पर पहुंच जाऊंगा अर्थात अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। बट ऑफकोर्स, बट मीन्स लेकिन, ऑफकोर्स मतलब वास्तव में सचमुच, लेकिन वास्तव में दैट डे मतलब उस दिन, एवरीथिंग मतलब सब कुछ होता है, बी क्वाइट, क्वाइट मतलब दोस्तों शांत होता है, एज संडे मॉर्निंग मतलब रविवार की सुबह की तरह। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बट ऑफकोर्स दैट डे, लेकिन वास्तव में उस दिन उतना ही शांत था जैसे कि रविवार की सुबह था। आइए दोस्तों इसको पुनः देख लेते हैं कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क, तो मतलब मुझे भरोसा था कि मैं बिना किसी के देखे शोरगुल के बीच अपने स्थान पर अर्थात डेस्क पे पहुंच जाऊंगा। बट ऑफकोर्स दैट डे, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ रविवार के जैसा या रविवार के समान ही शांत था, अर्थात उस दिन इतनी शांति थी दोस्तों जैसे रविवार के दिन होता है। तो दोस्तों आमतौर पर रविवार को क्या होती है, छुट्टी होती है, तो उस दिन बहुत शांति होती है, तो वही कह रहे हैं बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग, लेकिन वास्तव में सचमुच उस दिन उतनी ही शांति थी जितनी कि रविवार की सुबह। ठीक है दोस्तों, थ्रू दी विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, थ्रू मतलब के बीच से, है ना, द विंडो में खिड़की होता है, आई सा माई क्लासमेट्स, क्लासमेट मतलब तो सहपाठी होता है जो क्लास में पढ़ने वाले लोग होते हैं, तो ऑलरेडी मीन्स पहले ही, इन दियर प्लेसेस, प्लेसेस मतलब जगह या स्थान होता है, तो थ्रू दी विंडो आई सा माई क्लासमेट्स यानी खिड़की के बीच से या खिड़कियों के बीच से, आई सा माई क्लासमेट्स मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस जो पहले से ही अपने स्थान पर थे अर्थात पहले से ही वो लोग अपने स्थान पर बैठ गए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म,
एंड एम हेमल, और जिनके गुरुजी थे वॉकिंग मतलब दोस्तों टहल रहे थे, घूम रहे थे, अप एंड डाउन मतलब इधर और उधर, विथ हिज टेरिबल आयरन, टेरिबल मतलब दोस्तों भयंकर या खतरनाक होता है, कह सकते हैं भयानक, आयरन मतलब लोहे का, रूलर मतलब दोस्तों पैमाना, पैमाने से मतलब दोस्तों यहाँ पे छड़ी से मतलब है, अंडर हिज आर्म, आर्म मतलब भुजा होता है वैसे, तो अंडर हिज आर्म मतलब अपने बगल के नीचे यानी बगल में, ठीक है। तो आइए इसको पुनः देख लेते हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल, और एम हेमल अर्थात गुरुजी कक्षा में अपनी भयानक लोहे की छड़ी को बगल में दबाए इधर और उधर घूम रहे थे। आइए इसको पुनः देख लेते हैं। थ्रू दी विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, यानी खिड़की के बीच से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पे थे अर्थात बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल, और एम हेमल अपनी भयानक लोहे की छड़ी को अपने बगल में दबाए हुए इधर उधर घूम रहे थे अर्थात टहल रहे थे, ठीक है दोस्तों। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, आई हैड टू ओपन, ओपन मतलब दोस्तों खोलना होता है, डोर मीन्स दरवाज़ा, तो आई हैड टू ओपन द डोर, करें मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा था, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, बिफोर मतलब दोस्तों यहाँ पे सामने होगा न कि पहले होगा, ठीक है, तो यहाँ सामने होगा, तो गो इन बिफोर एवरीबॉडी मतलब सभी के सामने। आई हैड टू ओपन द डोर मतलब मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने अर्थात सभी के सामने मुझे अंदर जाना पड़ा, ठीक है दोस्तों। अर्थात ये जो सोच रहे थे कि मैं शोरगुल होगा तो मैं आराम से जाके बैठ जाऊँगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, उस दिन बिल्कुल शांत सब था, जब ये इनको खुद दरवाज़ा खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा। तो आइए आगे देखते हैं। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, तो यू कैन इमेजिन, इमेजिन मतलब दोस्तों कल्पना करना, हाउ मतलब कैसे या कितना, ब्लश्ड, ब्लश्ड मतलब दोस्तों शर्मिंदा होता है, तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड मतलब आप कल्पना कर सकते हो अर्थात आप सोच सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, हाउ मतलब कितना, फ्राइटन मतलब दोस्तों डरा हुआ, और मैं कितना डरा हुआ था। तो यू कैन इमेजिन हाउ मतलब आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, बट मीन्स लेकिन होता है, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, हैपेंड मतलब घटित हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अर्थात लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं घटा, क्योंकि दोस्तों ये सोच रहे थे कि मुझे डांट पड़ेगी, लेट हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल saw me and said very kindly go to your place quickly little French, तो एम हेमल saw me, saw me मतलब एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड कहा, वेरी काइंडली, काइंडली मतलब दोस्तों दयालुता पूर्वक, यानी एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता पूर्वक अर्थात बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, है ना। तो दोस्तों तो प्लेस मतलब दोस्तों स्थान होता है, और क्विकली मतलब जल्दी से या तुरंत होता है ना। तो गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रेंड यानी नन्हे फ्रेंज जल्दी से अपने स्थान पर जाओ अर्थात जल्दी से अपने स्थान पर जाकर बैठो। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तो वी मतलब हम सब, बिगिनिंग मतलब दोस्तों प्रारंभ करना, शुरू करना होता है, विदाउट यू मतलब तुम्हारे बिना, तो वी वर बिगिनिंग विदाउट यू यानी हम सभी या हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, ठीक है दोस्तों। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, तो आई जम्प्ड, जम्प्ड मतलब दोस्तों कूदना होता है, उछलना होता है, तो ओवर द बेंच मतलब आई जम्प्ड ओवर द बेंच यानी मैं बेंच पे कूद पड़ा अर्थात कूदने से मतलब दोस्तों मैं तुरंत चला गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, सेट मतलब बैठ गया, डाउन मीन्स और मैं अपनी मेज पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी, तो नॉट टिल देन मतलब तब तक नहीं, है ना, टिल मतलब तक होता है, तब तक नहीं। तो दोस्तों व्हेन मतलब जब, आई हैड गॉट, गॉट मतलब दोस्तों पाना होता है या हासिल करना, अ लिटल मतलब थोड़ा सा, जरा सा, है ना, ओवर मतलब ऊपर, माई फ्राइट, फ्राइट मतलब दोस्तों भय या डर होता है। तो दोस्तों व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट, है ना, जब मैं अपने डर पर या भय पर थोड़ा सा विजय पाई अर्थात जब मैं कह सकते हैं मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, तो डिड आई सी,
तो सी मतलब देखना होता है। मैंने देखा दैट की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो डिड आई सी, तो मतलब मैंने देखा दैट की आवर टीचर मतलब हमारे गुरुजी हैड ऑन, हैड ऑन से मतलब दोस्तों यहाँ पे पहनने से मतलब पहना था, हिज ब्यूटीफुल अपना सुंदर सा, ग्रीन कोट मतलब हरे कोट को, हिज फ्रिल्ड शर्ट, तो दोस्तों फ्रिल्ड से मतलब यहाँ पे झालरदार से मतलब है, अर्थात डिजाइनदार कह सकते हो शर्ट, ठीक है। तो उन्होंने अपनी झालरदार शर्ट को पहना था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, लिटिल मतलब छोटी सी, ब्लैक मतलब काली होता है, सिल्क मतलब दोस्तों रेशमी या मुलायम भी कह सकते हैं, कैप मीन्स टोपी, और वह अपनी छोटी काली मुलायम टोपी को पहने थे। आल एम्ब्रॉयड, आल मतलब पूरी तरह से, एम्ब्रॉयड मतलब दोस्तों कह सकते हैं उस पर कसीदेकारी की गई थी अर्थात डिजाइन बनाया गया था, है ना। दैट मतलब जिसको, ही नेवर मतलब कभी नहीं, और वियर से और बना, वियर मीन्स पहनना, तो सेकंड फॉर्म है, तो जिसको कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब दोस्तों निरीक्षण या जांच पड़ताल होता है। एंड प्राइज डेज, प्राइज डेज मतलब पुरस्कार के समय या पुरस्कार के दिनों में, ठीक है। तो आइए इसको पुनः देख लेते हैं। तो व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फाइट, है ना, तो जब मैं अपने डर के ऊपर या भय के ऊपर थोड़ा सा विजय पाया, अर्थात जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, तो डिड आई सी दैट, तब मैंने देखा कि आवर टीचर हैड, कि हमारे गुरुजी अपना सुंदर हरा कोट, अपने झालरदार शर्ट और अपनी छोटी काली रेशमी टोपी को, जिसके चारों तरफ कसीदेकारी या डिजाइन हुई थी, पहने हुए थे। दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जिसको अर्थात जो भी दोस्तों उनके चाहे हरा कोट हो या फिर झालरदार जो शर्ट हो या फिर उनकी टोपी हो, दैट ही नेवर, और जिसको वह कभी भी कह सकते हैं कि निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों के अलावा वो कभी भी नहीं पहनते थे, अर्थात वो उनका दोस्तों खास कह सकते हैं कि पोशाक था या खास कपड़ा था, ठीक है दोस्तों। आइए इसको पुनः देख लेते हैं। दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज, जिसको वह अर्थात जो उनके गुरुजी थे, जिसको वह निरीक्षण और पुरस्कार के समय या पुरस्कार के दिनों में या उसके अलावा वह कभी भी नहीं पहनते थे, अर्थात तो उनका स्पेशल कपड़ा था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, बिसाइड्स मतलब दोस्तों के अतिरिक्त, के अलावा होता है, तो इसके अलावा द होल स्कूल मतलब पूरा विद्यालय, सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज, सो मतलब इतना या बहुत, स्ट्रेंज मतलब दोस्तों विचित्र होता है, अजीब होता है, एंड सोलेम, सोलेम मतलब दोस्तों गंभीर। तो बिसाइड द होल स्कूल यानी इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र और गंभीर प्रतीत हुआ या फिर दिखाई दिया, ठीक है दोस्तों। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves, ठीक है। कह बट द थिंग, बट मीन्स लेकिन द थिंग मतलब चीज़ या वस्तु होता है, दैट मीन्स जो या जिसने सरप्राइज्ड मी मतलब मुझे आश्चर्य कर दिया, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, वाज टू सी मतलब देख कर, कह रहा है बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वह चीज़ जिसको देखकर मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित हुआ, या फिर कह सकते हैं वह चीज़ जिसको देखकर मुझे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ, और वो दोस्तों क्या था, ऑन द बैक बेंचेज, बैक बेंचेज मतलब दोस्तों पीछे की बेंचों पे, दैट मीन्स जो वर ऑलवेज, ऑलवेज मतलब सदैव हमेशा होता है, एम्प्टी मीन्स खाली, तो जो हमेशा खाली रहती थी, ठीक है दोस्तों। तो वही कह रहा है बट द थिंग दैट सरप्राइज, लेकिन वह चीज़ जिसे देखकर या जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, वो क्या थी, द बैक बेंचेस यानी दैट वर ऑलवेज, यानी पीछे की बेंच जो हमेशा या लगभग खाली ही रहती थी, उसी को देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, द विलेज पीपुल मतलब गांव के लोग या गांव वाले, सिटिंग मीन्स बैठे हुए थे, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्फ मतलब हमारे ही तरह, ठीक है दोस्तों। तो द विलेज पीपुल सिटिंग यानी गांव के लोग या गांव वाले हमारे ही तरह अर्थात विद्यार्थियों की तरह शांतिपूर्वक अर्थात चुपचाप बैठे हुए थे, ठीक है दोस्तों। कौन कौन बैठा दोस्तों आगे देखिए दिया है,
ओल्ड हाउसर यानी वृद्ध हाउसर, देख रहे हैं एच कैपिटल दिया तो नाम है, तो वृद्ध हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड है, 3 कॉर्नर मतलब तिकोनी कह सकते, 3 मीन 3 होता है, कॉर्नर मतलब किनारा है, तिकोनी टोपी है ना। तो ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर यानी वृद्ध हाउसर अपनी तिकोनी टोपी के साथ अर्थात तिकोनी टोपी लगाए थे। द फार्मर मेयर, तो फार्मर मतलब दोस्तों भूतपूर्व या पुराना होता है मेयर, तो भूतपूर्व मेयर। द फार्मर पोस्ट मास्टर यानी भूतपूर्व डाकिया अर्थात जो पोस्ट मास्टर रहे होंगे वहाँ के। एंड द सेवरल अदर बिसाइड, सेवरल मतलब कई अनेक होता है, अदर मतलब दूसरे, बिसाइड इसके अतिरिक्त। द ओल्ड हाउसर यानी दोस्तों पिछली बेंच में कौन बैठे थे, वृद्ध हाउसर अपनी त्रिकोणी टोपी के साथ, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व डाकिया और इसके अतिरिक्त कई लोग। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं को देख के फ्रेंच को क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो बेंचेस होती थी उस क्लास की वो आमतौर पर खाली रहती थी, लेकिन उस दिन भरी पड़ी थी, तो जैसे ही देखता है गांव वाले वहाँ बैठे हैं तो इसको बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी लुक्ड सैड एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, तो एवरीबॉडी मतलब सभी लोग, लुक्ड मतलब दिखाई देते थे, सैड यानी सभी लोग दुखी दिखाई देते थे, है ना। एंड हाउसर हैड ब्रॉट, ब्रिंग से ब्राड बना दोस्तों, ब्राड मीन्स लाया था, अर्थात हाउसर लाए थे एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड मतलब पुराने होता है, प्राइमर मतलब दोस्तों प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक दोस्तों मतलब यहाँ पर बाल पुस्तक या बाल पोथी से मतलब है। थम्ड मतलब अंगूठे का निशान, एट द एजेस, एजेस मतलब किनारा होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसको आइए देख लेते हैं फिर से। एवरीबॉडी लुक्ड सैड यानी सभी लोग दुखी दिखाई देते थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड, और जो दोस्तों ओल्ड हाउसर थे वह एक पुरानी बालपोथी लाए थे, अर्थात एक बाल पुस्तक लाए थे। थम्ड एट द एजेस, और उसके किनारे पर अर्थात दोस्तों बालपोथी या बाल पुस्तक के किनारे पर अंगूठे के निशान थे, या फिर आप कह सकते हैं कि बालपोथी के पृष्ठों के किनारे पर अंगूठे के निशान हो गए थे, अर्थात वो गंदे हो गए थे। ठीक है दोस्तों, जैसे तो कोई बार बार खोलता है तो वहाँ पे क्या होता है, अंगूठे का निशान पड़ जाता है तो गंदा हो जाता है ना। एंड ही हेल्ड इट ओपन, तो हेल्ड मतलब पकड़े हुए थे, इट ओपन खोलकर, ऑन नी, नी मतलब दोस्तों घुटना होता है। तो विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब दोस्तों चश्मा होता है, लाइंग में पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, अक्रॉस द पेजेस मतलब पृष्ठों के ऊपर। तो एवरीबॉडी लुक्ड सैड यानी सभी दुखी दिखाई देते थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट, और हाउसर ने एक पुरानी बाल पोथी को लाया था। थम्ड एट द एजेस, और उसके अर्थात बाल पोथी के पृष्ठों पर या उसके किनारों पर अंगूठे के निशान पड़े थे, अर्थात वो गंदे हो गए थे। एंड ही हेल्ड इट ऑन ओपन ऑन इट्स नीज, और उसने अर्थात ओल्ड हाउसर ने उसे अर्थात बाल पोथी को खोलकर अपने घुटने के बराबर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइन अक्रॉस द पेजेस, और जिसके पृष्ठों पर अर्थात बाल पोथी के पृष्ठों पर उसका अर्थात हाउसर का विशाल चश्मा अर्थात बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था या फिर रखा हुआ था।